आज के व्याख्यान मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का कथ्य भाग 8 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में उन्होंने किन किन शैलियों का प्रयोग किया है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी रचनाकार अपने रचना में, अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग कर अपनी भावाभिव्यक्ति करता है। आत्मकथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, पत्रात्मक शैली इत्यादि इतनी सारी शैलियाँ हैं जिनके माध्यम से उपन्यासकार, कहानीकार अपने भावों को अपने पाठकों के साथ साझा करता है। मैत्रेयी पुष्पा जी ने भी अपनी रचनाओं में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, बिंबात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, फ्लैशबैक शैली, संवाद शैली। इसके साथ साथ उन्होंने आंचलिक, मनोविश्लेषणात्मक और आधुनिक शैलियों में से रजिस्टर शैली, समाचार पत्र शैली इत्यादि का भी प्रयोग कर अपने साहित्य को समृद्ध किया है। आज के वक्तव्य में हम उनके उपन्यासों में उन्होंने जिन शैलियों का प्रयोग किया है उन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बेतवा बहती रही उपन्यास में लेखिका ने वर्णनात्मक शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। बहने को तो पहुँच नदी बहती है वहाँ, पर मिट्टी के ऊंचे नीचे भरका गहरी खाइयाँ और बेतरतीब रेतीले दूह कैसे दहशत पैदा करते हैं। पूरा रास्ता सुनसान खेतों से गुजरकर पहुँच तक पहुँचता है। लेखिका ने यहाँ पहुआ नदी के आसपास के वातावरण को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी यथार्थता के साथ अंकित करने की कोशिश की है। इसी तरह का बिंब, इसी तरह का दृश्य चाक उपन्यास में भी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। यहाँ लेखिका बताती हैं कि स्त्रियां जिंदगी के गीतों, संस्कार जनित उत्सवों और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के चलते अपने आप को प्राकृतिक लीला में उतार रही हैं, या कि भीतर से उमड़ते करुण खुंखार हाहाकार को पीकर महाविनाश को चुनौती देती हुई जीने की अदम्य चेष्टा कर रही हैं। शायद पिए हुए समस्त विष को अपनी मुस्कानों में ढाल कर अमृत कर देना चाहती हैं। इस प्रकार से किस तरह से वहाँ की स्त्रियाँ अपने जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं, विभिन्न कठिनाइयों को भगवान शंकर की तरह उसका विषपान कर लेती हैं, जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में कैसे मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ती हैं, इसका लेखिका ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। विवरणात्मक शैली हमें अलमा कबूतरी उपन्यास में दिखाई देती है, जहाँ लेखिका बताती हैं कि सातार, बेतवा और जामिनी, इन तीनों नदियों के पार 1-1.5 मील तक फैला हुआ खेतों का मैदान, आगे शीशम, सागौन, अर्जुन और करधई का हरा भरा जंगल, नदियों के तट पर पेड़ों की छायाएं
कच्ची मिट्टी की महीन परतें आगे पीछे चलते नटखट साथियों ने जी भरकर छेड़ी थी। जंगल का विराट आकार भोले हाथी सा जिसका रग रग से परिचित होना चाहते थे बच्चे। एक पूरा का पूरा विवरण, एक पूरा का पूरा एक चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही विजन उपन्यास में अगर हम देखें तो लेखिका ने उस समय का वर्णन इस शैली में किया है जहां डॉक्टर शरण ये बात जानते हैं कि अगर किसी गरीब घर से लड़की को वो बहू बनाकर लेकर आएंगे तो वो निश्चित रूप से उनके प्रभुत्व के आगे नतमस्तक हो जाएगी। उनके सामने सिर उठाकर बोलने की उसे हिम्मत नहीं रहेगी और तब वो और उनका बेटा जो चाहें जैसा चाहें शरण आई केयर सेंटर में कर सकते हैं। इस समय का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा है, वह और उसका पिता यानी डॉक्टर शरण दोनों जानते हैं पराई लड़की गरीब घर से आएगी, अमीरी का रौब खाएगी, क्योंकि धान के पौधे की तरह रूप कर पति के घर में ही पनपना है। नहीं पनप पाई तो मर जाओ किसी की बला से। वो लड़की जानती है कि उसे अब इस घर में ही रहना है, चाहे वो उनकी बात माने या ना माने। उसका पार कहीं और जाकर नहीं है। वो अपने घर से उखाड़ कर, जैसे किसी एक पौधे को कहीं से उखाड़ कर दूसरी जगह रोप दिया जाए तो उसे वहीं की जलवायु में अपने आप को जीवित रखना होता है, वैसे ही डॉक्टर शरण अपने बेटे के लिए उस लड़की का चयन करते हैं जो गरीब घर की थी। विश्लेषणात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली वहाँ प्रयुक्त की जाती है जहाँ किसी घटना का विश्लेषण करना होता है। चाक उपन्यास से हम उदाहरण ले सकते हैं कि अध्यापक व ईमानदार स्कूल मास्टर एक दयनीय और लिजे आदमी का चेहरा। उस जैसी तुच्छ चीज को मैं ऋषि मुनियों से जोड़ने निकला था। पागलपन चढ़ा था मुझे। तभी तो कमंडल लेकर जंगल बिहड़ों में नहीं गया, गांव में आ गया। प्रधान और उसके चमचों से मिलीभगत नहीं कर पाया। मेरा भैंसीपन है यह। अब मेरा ही फैसला होगा कि मैं अपना तबादला कराऊं या ना कराऊं। यहाँ पे लेखिका ने उस अध्यापक का अंकन किया है जो आदर्शों से भरा हुआ है, जो कतिपय सिद्धांतों को लेकर गांव की तस्वीर को बदलने के लिए आता है। वो भूल जाता है कि गांव में प्रधान और उसके चमचों का राज है। यदि वहाँ जीवित रहना है तो उसे उनकी बातों को मानना होगा। उनसे विरोध करके अपना फैसला उन्हें बताना उसके हित में नहीं है, उसके हित में नहीं है। उसे अपना तबादला कराना पड़ेगा, और अगर वो अपना तबादला नहीं कराता है तो उसे अपने मूल्यों को खत्म कर देना होगा। अगन पाखी उपन्यास में लेखिका ने इस शैली का प्रयोग करते हुए लिखा है, किसी पनिया सांप से परिचय कराएं, किसी नेवला को सांप से लड़ता दिखाएं, छिपकली किसी कॉकरोच को मुंह में चापे हो, कैसा परिचय कराया कि राय उलट गई। घातक पक्षी भोले निकले, मीठी चिड़िया मारक दिखी।
किस प्रकार से पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया कि जो घातक व्यक्ति था, मारक व्यक्ति था, जिससे डर लगना चाहिए था, वो तो भोला भाला बनके सामने उपस्थित हो गया। और जो चिड़िया जैसी भोली भाली थी, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी की हानि पहुंचाए अपना जीवन जी रही थी, उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा दिए गए और उन्हें उस कार्य के लिए दंडित किया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। आत्मकथात्मक शैली में पात्र अपने विषय में स्वयं ही बताता है, आत्मविश्लेषण करता है। बेतवा बहती रही उपन्यास में लेखिका की उक्ति है, यही तो घर था जहां नाना थे, नानी थी, मामा का ब्याह हुआ था, सुंदर कपड़े गहनों में सजी माई आई थी। वह और उर्वशी माई के संग ही लगी बैठी रहती, उनके रेशमी वस्त्रों को स्पर्श करके देखती सर सर। एक प्रकार से पात्र अपने विगत के जीवन को यहाँ देख रहा है कि किस प्रकार से इस घर में जहाँ उसके पूर्वज रहते थे, जहाँ मामा जी का ब्याह हुआ था, जहाँ कपड़ों में सुंदर सुंदर कपड़ों में माई ब्याह कर लाई गई थी और किस प्रकार से बच्चे उनके पास बैठे रहते थे, इन सब को याद करते हुए पात्र अपने विगत जीवन का स्मरण कर रहा है। पत्रात्मक शैली वहाँ होती है जहाँ किसी पत्र के माध्यम से एक पात्र अपने मनोभावों को दूसरे पात्र तक साझा करता है। विजन उपन्यास में मुकुल से डाइवोर्स मांगती हुई आभा द्विवेदी का पत्र सामने आता है, जहाँ पर आभा मुकुल को पत्र के माध्यम से अपने मनोभावों से अवगत कराती है। वह कहती है, मुकुल आई वॉन्ट डाइवोर्स, आई वॉन्ट डाइवोर्स, आई वॉन्ट डाइवोर्स। मैं तलाक चाहती हूँ, तलाक चाहती हूँ, क्योंकि कोई कितना ही प्यार क्यों ना हो, अगर धोखा देता है तो, कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, अगर यंत्रणा ना देता है तो, मैं तुम्हारे उस खूंखार पुरुषार्थ को झेल नहीं पाई। सॉरी डॉक्टर मुकुल, वेरी सॉरी। डॉक्टर आभा द्विवेदी। ये एक अलग तरीके की शैली है जहाँ पर लेखिका दो दूरस्थ रहने वाले पात्रों के मध्य एक सेतु का काम करती हुई शैली का प्रयोग करती है। काव्यात्मक शैली वहाँ आती है जहाँ गद्य में कविता का सा एक गति, एक सौंदर्य, एक प्रवाह हमें दिखाई देता है। बेतवा बहती रही उपन्यास में उदाहरण में हम देख सकते हैं, उसने यानी उर्वशी ने गिर्द मद भरी खुशबू महकती थी, जैसे पल्ले के छोर में कस्तूरी बांध लाई हो, जहां होकर निकलती माहौल महक जाता। भरे पूरे बदन से अलौकिक आभासी फूटती दमकता तेज, वह कुचाले मारती चाल क्या हुई, मंथर गति से चलती गजगामिनी। मीरा सुई के धागे सी उर्वशी के साथ साथ लगी रहती, अबाध बालक सी
कौतुक भरी उसको देखा करती। एक गद्य में कविता सी रवानगी हमें दिखाई देती है, एक प्रवाह उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है मानो हम गद्य नहीं कोई कविता का वाचन कर रहे हों। फ्लैशबैक शैली साहित्यकार वहाँ उपस्थित करता है जहाँ वो पूर्व की स्मृतियों को याद करता है, विगत के जीवन को इस समय वर्तमान जीवन में उसका कोई भी भाग, कोई भी घटना, कोई भी एक पक्ष उसके मन मस्तिष्क में आता है। फ्लैशबैक शैली में कभी भी चीज़ें क्रम से नहीं आती हैं, टूटती टूटती आती हैं, क्योंकि स्मृतियाँ कभी भी क्रमवार रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं होती। फ्लैशबैक शैली का उदाहरण चाक उपन्यास से हम ले सकते हैं, जहाँ लेखिका ने लिखा है, आज बेइंतहा बचपन याद आ रहा है। 7 बरस की दुबली पतली सारंग, सफेद टुकरी मोटी खादी जिसको हम कहते हैं का फ्रॉक पहने हुए, पीठ पर मोटे बालों की मुट्ठी सी चोटी लटकाकर, पाँव में नीली बधियों वाली हवाई चप्पलों में फटर फटर चलाती हुई एक बरसाती सुबह को पिता के पीछे पीछे भागती सी चली जा रही थी। सौतेली माता के प्रति कभी भी सहज नहीं रही सारंग। सारंग अपने विगत के जीवन को, अपने बचपन के जीवन को यहाँ याद कर रही है और तब उसे याद आता है कि कैसे वो एक फ्रॉक पहने रहती थी जिसका कपड़ा मोटा था, कैसे 2 चोटियाँ करती थी, हवाई चप्पलों में वो अपने पिता के पास भागी भागी बिना बरसात की परवाह किए चली जाती थी। ये स्मृतियाँ रुक रुक कर उसके जीवन में आती हैं। संवाद शैली वहाँ आती है जहाँ 2 पात्रों के मध्य संवादों के द्वारा या तो कथा का विकास होता है या पात्रों के चरित्र को लेखक अथवा लेखिका उभारना चाहते हैं। अगन पाखी उपन्यास में संवाद शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप, क्या देख रही हो? मैंने पूछा। संसार, उसने कहा। इस सड़क पर ही सारा संसार है। मेरी नज़र में जितनी धरती है, जितना आसमान है, वही संसार है। फिर मेरी नज़र में क्या है? मैं। इस तरह से 2 पात्रों के मध्य हुए संवाद के माध्यम से उन दोनों की आपसी जो जुड़ाव है, जो उनके बीच में संबंध है, उसे यहाँ पर रेखांकित किया गया है। आधुनिक उपन्यासों में रचनाकारों ने कुछ नवीन शैलियों का भी प्रयोग किया। इन नवीन शैलियों में आंचलिक शैली, जहाँ पर अंचल विशेष की विशेषताओं को उभारा जाता है, उसका प्रयोग किया। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आंचलिक उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने सर्वप्रथम मैला आंचल में इस शैली का प्रयोग किया। मैत्री जी ने कही ईसुरी फाग उपन्यास में बुंदेलखंड को अपने उपन्यास के केंद्र में रखा है और इसीलिए उन्होंने इस उपन्यास में बुंदेलखंड के अंचल विशेष में कौन कौन से रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, किस प्रकार की परंपराएं हैं वहाँ, कौन से
आयोजन किए जाते हैं, उत्सव किए जाते हैं, किस प्रकार के लोक गीत हैं वहाँ पर, इन सब का बहुत सुंदर विवेचन किया है। रजिस्टर शैली वहाँ आती है जहाँ हम हिसाब किताब रखते हैं, एक रजिस्टर बना लेते हैं और वहाँ पर हम सूचनाओं को आबद्ध करते हैं। विजन उपन्यास में डॉक्टर नेहा अपने ससुर डॉक्टर शरण के विचारों से सहमत नहीं है, उनका विरोध करती है। वो नहीं चाहती कि गरीब मरीजों को लूटा जाए, उन्हें कम पैसों का लेंस लगाकर उनसे अधिक पैसे लिए जाएं। किंतु डॉक्टर शरण और उनका बेटा अपने आई केयर सेंटर को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि समाज सेवा, रोगियों का इलाज, ये सब ठीक है अपनी जगह, किंतु इससे हमें अधिक से अधिक धन एकत्र करना है। नेहा क्योंकि उनकी बात नहीं मानती, इसलिए विरोध स्वरूप, या हम उसको कह सकते हैं कि दंड स्वरूप, वो नेहा से क्लिनिक का हिसाब किताब लिखवाते हैं। अन्य शैलियाँ जिनका प्रयोग मैत्री पुष्पा ने प्रसंगानुसार यथासंभव अपने उपन्यासों में किया है, वो है समाचार पत्र शैली, कचहरी की भाषा की शैली, अखबारों की शैली इत्यादि। रजिस्टर शैली का उदाहरण देखिए। आंखों के आगे रजिस्टर की माया पसरी है, इसे समेटो नहीं तो नेहा तो इन ब्यौरों पर विराम लगा देगी। ये कौन से ब्यौरे थे? डॉक्टर कौशिक 20% कट 40%, डॉक्टर भारद्वाज 50 पेशेंट कट 50%। ये पूरा का पूरा रजिस्टर एक तरह से डॉक्टर शरण के क्लिनिक के जो डॉक्टर्स थे उनका ब्यौरा हमारे सामने उपस्थित करता है कि अगर डॉक्टर कौशिक 20 पेशेंट लेकर आते हैं तो उन्हें जो धन वहाँ से डॉक्टर शरण को मिलेगा उसका 40% मिल जाएगा। इसी तरह से डॉक्टर भारद्वाज अगर 50 पेशेंट लेकर आते हैं तो उन्हें 50% का कट मिलेगा। समाचार पत्र शैली, समाचारों की अपनी एक भाषा होती है, उसे हम आत्मकथात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली से सहज रूप में अलग करके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए विजन उपन्यास में समाचार शैली का प्रयोग करते हुए लेखिका ने कहा, विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि, ये जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं ये समाचार पत्र शैली का तरीका है कि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि रोगियों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया गया और लेंस डाले ही नहीं, और कुछ रोगियों के केवल नाम रजिस्टर में भर लिए उन्हें बेरंग वापस लौटा दिया गया। कचहरी में एक अलग तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगन पाखी उपन्यास में लेखिका ने कचहरी में प्रयुक्त होने वाली शैली का प्रयोग उपन्यास के प्रारंभ में ही किया है, जहां पर नायिका हलफनामा प्रस्तुत करती है। उदाहरण देखिए, कचहरी हलफनामा उजदारी। मैं भुवन मोहिनी पत्नी
स्वर्गीय विजय सिंह वल्द दुर्जन सिंह, निवास ग्राम विराटा, जिला झांसी, यह दावा करती हूँ कि मैं अपने पति के हिस्से की चल अचल संपत्ति की हकदार हूँ। मुझे इत्तला मिली है कि मेरे पति के साथ मुझे भी मृतक दिखाया गया है और मेरे जेठ कुंवर अजय सिंह ने अपने अकेले का हक बरकरार रखा है, क्योंकि स्वर्गीय विजय सिंह की कोई संतान नहीं। कचहरी से अर्ज है कि अपने पति की जायदाद का हक मुझे सौंपा जाए। मैं कुंवर अजय सिंह की हकदारी पर सख्त ऐतराज करती हूँ। बकलम खुद भुवन मोहिनी। अब यहाँ हम देखें कि पहले भुवन मोहिनी ने अपना परिचय दिया है कि वो कौन है। वो स्वर्गीय विजय सिंह की पत्नी है। विजय सिंह कौन? जो दुर्जन सिंह का बच्चा है, बेटा है। दुर्जन सिंह कहाँ रहता है? उसका निवास ग्राम विराटा है और विराटा में भी जिला झांसी। इसके बाद वो अपनी बात कहती है कि उसने कचहरी में ये हलफनामा क्यों दिया। इस बात को स्पष्ट करते हुए वो लिखती है कि मैं ये दावा करती हूँ कि मैं अपने पति के हिस्से की चल अचल संपत्ति की हकदार हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कचहरी की भाषा, समाचार पत्र की भाषा, इन दोनों भाषाओं में अंतर दिखाई देता है। समाचार पत्र शैली में जहां शुरुआत में ही ये कहा जाता है कि विश्वस्त सूत्रों के आधार पर, वहीं कचहरी शैली में जो कहने वाला व्यक्ति है वो अपना परिचय दे रहा है। अखबारों में एक और शैली का प्रयोग किया गया, जैसे कुछ दैनिक अखबार जैसे जागरण इत्यादि, इसमें सूचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, सूचना दी जाती है। जैसे कहीं पर मान लीजिए कोई अनुष्ठान हो रहा है, उस अनुष्ठान का हमें सूचना देनी है गांव को, तो लेखिका ने इस शैली का प्रयोग करते हुए लिखा, अनूठा सती अनुष्ठान, ये उसका शीर्षक रहा। ग्राम विराटा, कुंवर अजय सिंह का बयान, मुझे गांव में रहना है, गांव वालों से विमुख होकर तो नहीं रह सकता। सती प्रथा का समर्थक यहाँ कौन है? उस वधू की खुद की इच्छा थी। जिसको ऐसी इच्छा हो, उस सती नारी को अपने धर्म से विमुख कौन कर पाया है? ये पाप माना गया है शास्त्रों में। कोई पापी बनना चाहेगा? सती भी परलोक वासिनी होकर स्वर्ग की, मोक्ष की इच्छा रखती हुई प्राण त्यागती है। अब यहां अजय सिंह इस बात को जस्टिफाई करना चाहता है कि उसकी भाभी ने सती प्रथा को चयन करते हुए अपने प्राणों दिए हैं, पर साथ ही साथ वो अपने आप को भी इस सब प्रपंच से अलग रखना चाहता है और इसीलिए वो कहता है कि मैं गांव से अलग नहीं हूँ, पर मैं सती की, बहू की जो खुद की इच्छा थी उसको भी कैसे अस्वीकार कर देता। इसलिए मुझे इस अनूठे सती अनुष्ठान का आयोजन करना पड़ा, जिसकी सूचना मैं समस्त ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा केवल दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है, विचारों के आदान प्रदान का साधन ही नहीं है, वह उस व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को भी उद्घाटित करती है। वो किस प्रकार के परिवेश में अपने जीवन को जीता है, इसे भी रेखांकित करती है और समाज और संस्कृति ने उस पर क्या प्रभाव डाला है, यह भी हम व्यक्ति की भाषा से पता लगा सकते हैं। किसी भी समाज को समझने के लिए वहाँ की भाषा का अध्ययन करना नितांत अनिवार्य होता है। दूरस्थ देश के जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब वे अपनी बोली और अपनी भाषा में बात करके एक निकटता का अनुभव करते हैं। तभी हम देखें, अगर हम विदेश जाते हैं और वहाँ कोई हमें भारतीय मिल जाता है तो तुरंत हम अपनी भाषा में बात करके एक आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं। लेखिका ने बुंदेलखंड के समीपवर्ती नदी, गांव, पर्वतीय क्षेत्र, प्रकृति, वहाँ के रीति रिवाजों का अंकन अपने उपन्यासों में किया है और उन्होंने अपने उपन्यासों में निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और पिछड़े वर्ग को भी केंद्र में रखा, जिनमें धोबी, नट, कबूतरा जाति के लोग हमें दिखाई देते हैं और इनके माध्यम से उनके जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को समझने के लिए उनके पाठकों के पास पर्याप्त समय मिल जाता है। ये वर्ग धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों और संकीर्णताओं से भरा हुआ है। लेखिका ने इसके माध्यम से न केवल उन संकीर्णताओं को बताया है, अपितु अपने पाठकों को प्रेरित किया है कि वो उससे उन्मुक्त हो सकें। अपने अगले वक्तव्य में हम एक अलग उपन्यास लेखिका श्रीमती उषा देवी मित्रा के विषय में गहराई से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।